पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 आपको रिएक्शन दे रखी हैं जो कि नेमिंग रिएक्शन है, चारों में ही प्रोडक्ट एल्डिहाइड बन रहा है और आपको इनके नेम से इनको मैच कराना है। चारों ही नेमिंग रिएक्शन है और लिस्ट 2 में इनके नाम दे रखे हैं, आपको मैच कराना है। तो अगर आपने पढ़ी होंगी तो आप मैच आसानी से करा लेंगे, ठीक है। जैसे पहली रिएक्शन देखते हैं C6H5COCl और यहाँ बेंजल्डिहाइड बन रहा है आपका। तो एसिड क्लोराइड से आपका एल्डिहाइड बना रहा है, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना है H2PDBSO4। जिन्होंने पढ़ रखी होगी ये रिएक्शन डेफिनेटली अब तक कर लिया होगा। रोजेनमुंड रिडक्शन इसका नाम होता है। रोजेनमुंड रिडक्शन आपका एसिड क्लोराइड से हम क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। एसिड क्लोराइड से क्या बनाते हैं, आपका एल्डिहाइड बनाते हैं। और ये रिएक्शन एल्डिहाइड तक ही सीमित इसलिए रहती है क्योंकि BaSO4 की प्रेजेंस में, और क्विनॉन और लेते हैं, इसमें क्विनॉन नहीं दे रखा है, क्विनॉन की प्रेजेंस में इसकी रिएक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाती है और ये रोजेनमुंड रिडक्शन के नाम से जानी जाती है। और यहीं से हम एसिड से भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड में भी इसी रिएक्शन के थ्रू जाते हैं, रोजेनमुंड रिडक्शन। दूसरी रिएक्शन आपने अब तक पहचान ली होगी, अगर नहीं पहचानी है तो इसको सनकी HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन है। देखिए सनकी HCl की प्रेजेंस में साइनाइड का रिडक्शन होता है CH3CHO में। ये रिएक्शन आपकी स्टीफन है। देखिए मैं ध्यान से देखिएगा किस तरह से लिख रहा हूं, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं SnHCl, SnCl2HCl से रिएक्शन है, SnHCl भी दे सकता है। तो सनकी HCl की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है, साइनाइड का रिडक्शन होके वाटर से होके आपका CH3CHO मिलता है। अच्छा SnCl2HCl की जगह हम डिबा भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, आपका डिबा भी ले सकते हैं फॉलोड बाय H2O। तो लेकिन डिबा के केस में वो नाम से नहीं जानी जाएगी। डिबा के केस में प्रोडक्ट सेम बनेगा लेकिन नाम ये नहीं होगा, नाम SnHCl के केस में होगा या SnCl2HCl के केस में स्टीफन रिडक्शन। तीसरी रिएक्शन है आपकी टॉलुइन से आप बना रहे हैं बेंजल्डिहाइड। टॉलुइन है आपका बेंजल्डिहाइड, यहाँ क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस ले रखी है। ये रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन इसका नाम होता है। इसको याद कैसे रख सकते हैं, एल्कोहल की जब आप PCC कराते हैं, PCC अगर आपको याद होगा पिरिडिन क्रोमिल क्लोराइड, तो आपका एल्डिहाइड बनता है। पिरिडिन क्रोमिल क्लोराइड में आपका एल्डिहाइड बनता है। तो यहां भी जब आप क्रोमिल क्लोराइड ले रहे हैं तो एल्डिहाइड ही बन रहा है, क्रोमिल क्लोराइड ले रहे हैं तो एल्डिहाइड ही बन रहा है और इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। अगर इसका KMnO4 KOH H2O से कराओगे ऑक्सीडेशन, KMnO4 KOH H2O से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। हालांकि ये कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं है, बट अगर आप क्रोमिल क्लोराइड से करा रहे हैं ऑक्सीडेशन तो आपका एल्डिहाइड तक ही जाएगा, KMnO4 KOH से कराएंगे तो आपका एसिड तक जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है कोच रिएक्शन। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कोच। देखिए COHCl है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया COCH। गाटरमान कोच रिएक्शन है ये, गाटरमान कोच रिएक्शन है। बेंजीन से आपका जो है, बेंजीन से आपका बेंजल्डिहाइड बनता है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं COCH, कोच रिएक्शन। तो आई होप आपको ये चारों रिएक्शंस के नाम पता होंगे। चारों ही रिएक्शन काफी फेमस रिएक्शन है। पहली रोजेनमुंड है, दूसरी स्टीफन है सनकी HCl, तीसरी इटार्ड और चौथी गाटरमान। और कई लोगों ने अब तक मैच भी कर लिया होगा। देख लीजिए पहला सवाल यहाँ पर कंप्लीट। सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखे हैं जो कि मैंने यहाँ पहले से बोर्ड पे लिख दिए हैं। इनको आपको CFSC के ऑर्डर में लिखना है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऑर्डर में लिखना है। तो CFSC केवल स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पर डिपेंड नहीं करती है, CFSC टोटल 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर कि डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले तो ये जान लीजिए। सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि कौन सी सीरीज का सेंट्रल मेटल यूज हुआ है। अगर डिफरेंट सीरीज का सेंट्रल मेटल यूज हुआ है, जैसे 3D 4D 5D, 3D 4D 5D में आपका सबसे ज्यादा जो एनर्जी शो करता है अगर सेंट्रल मेटल 5D का होगा, फिर 4D का और फिर 3D का। जैसे यहां पर चेक करते हैं तो सेंट्रल मेटल सारे कोबाल्ट हैं चारों में, तो ये फैक्टर तो नहीं आने वाला है। जैसे मान लीजिए यहाँ प्लेटिनम होता PT जो कि 5D सीरीज में आता है, निकल पड़े पटाने 5D सीरीज में आता, तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है चाहे कुछ भी हो जाता अगर हम यहाँ पर PT ले लेते तो। लेकिन चारों में कोबाल्ट है तो ये फैक्टर तो नहीं आएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि 5D सीरीज के एलिमेंट के अगर यूज होगा सेंट्रल मेटल की तरह
तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी देन 4D फिर देन 3D। ठीक है। दूसरा, डेल्टा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल के। सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी, सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी उतने ही डेल्टा ज़्यादा होगा या CFSC ज़्यादा होगा, CFSC ज़्यादा होगा। दूसरा फैक्टर, तो पहले इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो डेल्टा ज़्यादा होगा, जिसकी कम होगी वो आपका जो होगा उसकी डेल्टा कम होगी। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ निकालेंगे तो x इंटू 1 प्लस 6 इंटू -1 बराबर -3, तो x माइनस 6 बराबर -3, x बराबर +3। इस पर +3 आ रहा है, यहाँ चेक करोगे +2 आएगा क्योंकि इस पर 0 चार्ज होता है। 6 इंटू 0 बराबर किसके 2 प्लस के, तो 2 प्लस आएगा। यहाँ चेक करोगे +3 आएगा क्योंकि इस पर भी 0 चार्ज होता है। x इंटू 1 प्लस 6 इंटू 0 बराबर +3। और यहाँ चेक करोगे इस पर भी 0 चार्ज होता है, इस पर भी +3 आ रहा है। अच्छा, A B और D पे सॉरी A C D पर +3 आ रही है, इस पे भी +3 है, इस पे भी +3 है, लेकिन यहाँ पर +2 है। तो सबसे कम एनर्जी जो होगी वो B की होगी, सबसे कम एनर्जी जो होगी वो B की होगी क्योंकि यहाँ +2 चार्ज आ रहा है। सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले चेक करोगे, अगर चारों में सेम होती तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे चले जाते, लेकिन चारों में से देखिए 3 में सेम है, +3 +3 +3, लेकिन H2O वाले में क्या है +2 है। तो चाहे अब लिगेंड कैसा भी हो, चाहे स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना होता, यहाँ +2 आ गया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपकी +2 के कारण ये सबसे लोएस्ट CFSC रखेगा इन चारों में। अब इन तीनों में +3 है तो इन तीनों में अब किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पर, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पर। तो आप स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड चेक कर लीजिए किसकी ज्यादा होती है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे कम होती है F की। इतना बुरा था सोनू कल से नहीं फरार है F माइनस OH माइनस, H2O से पहले आता है। H2O स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन H2O की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है +2, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है +3। तो B के बाद जो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, B के बाद जो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी वो A की होगी। और उसके बाद NH3 और EN में इडियट, अमन, पप्पी एंड डप्पू। यहाँ पर EN की अच्छा F माइनस की स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, फिर NH3 की और सबसे ज्यादा EN की होती है। इडियट, अमन, पप्पी एंड डप्पू, वहां पर EN भी आ जाता है। तो यहाँ पर आपकी फिर BA के बाद यहाँ पर आपकी आ जाएगी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ C की और सबसे ज्यादा जो होगी इसमें D की होगी। इन तीनों की कैसे अरेंज की है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। H2O स्ट्रॉन्ग लिगेंड है F से, लेकिन H2O की सबसे लीस्ट क्यों दी है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अगर अलग अलग सीरीज का होगा तो 5D सीरीज वाले सेंट्रल मेटल की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। फिर आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे और फिर उसके बाद आप स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे जाएंगे। तो BACD चेक कर लीजिएगा, आई होप क्लियर होगा। आपका तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि मैच द फॉलोइंग है, बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है और बहुत ही इजी सवाल है और 2022 में आया हुआ सवाल है। इजी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ ग्लूकोज की 4 बहुत फेमस रिएक्शन दे रखी हैं, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, ये सभी ने 12th तक में भी पढ़ ली होंगी अब तक। तो इन चारों के आपको प्रोडक्ट बना के आपको जो है मैच कराना है। तो पहली रिएक्शन है ग्लूकोज प्लस एचाई, दूसरी ग्लूकोज प्लस Br2 वाटर, ग्लूकोज प्लस CH3CO का होल्टाइजो, एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको, ग्लूकोज प्लस HNO3, और इनके प्रोडक्ट से मैच कराना है। तो चलिए एक एक करके रिएक्शन कराते हैं और बहुत इजी सवाल है। अगर आपने 12th में भी पढ़ा होगा ना बायोमोलिक्यूल, तो ये बेसिक रिएक्शंस हैं। ये आपका ग्लूकोज होता है, इसमें रिएक्शन आप HI से करा रहे हैं। पहले तो HI जो है आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। HI क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। HI को यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह लीजिए और रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, रिड्यूस करना। रिड्यूस कैसे करेगा, ये रिड्यूस करता है और सारे O को रिमूव कर देता है। अगर आपने बचपन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता था, रिडक्शन का मतलब होता था गेन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का मतलब यही होता था या तो O हटाओ या हाइड्रोजन गेन कराओ। तो यहाँ आप क्या करेंगे, O को हटाएंगे, ये जितने भी O हैं सबको हटा दीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH
CH2 का होल 4, ये O हटा दिया, CH2 का होल 4 हो गया, ये O हटा दिया, CH हो गया, ये O हटा दिया, ये CH3 हो गया। यहाँ इसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए H लगा दीजिए, तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा और ये बन जाएगी हेक्सेन। और ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी कि ये स्ट्रेट चेन को शो करने के लिए यूज होती है। किसको शो करने के लिए यूज होती है? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये शो करने के लिए ये रिएक्शन यूज की जाती है। दूसरी ग्लूकोज प्लस Br2 वाटर है, तो ग्लूकोज प्लस Br2 वाटर, ये आपका Br2 जो होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये CHO को कन्वर्ट करता है COOH में, केवल CHO को कन्वर्ट करेगा COOH में। यहाँ COOH, यहाँ CHOH का होल 4 और ये CH2OH, तो यहाँ आपका बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। सभी ने पढ़ा होगा ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये केवल किसको ऑक्सीडाइज करेगा? ये केवल किसको ऑक्सीडाइज करेगा? CHO को ऑक्सीडाइज करेगा, किसमें? COOH में, COOH में ऑक्सीडाइज करता है। फिर ग्लूकोज प्लस HNO3 देख लेते हैं। ग्लूकोज प्लस HNO3 आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका CHO को भी COOH में चेंज करता है और CH2OH को भी COOH में चेंज करता है, दोनों को करता है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो COOH, CHOH का होल 4 और COOH, ये सैकरिक एसिड होता है, सैकरिक एसिड। ये याद रखिएगा, नाम बहुत जरूरी है। Br2 वाटर से कराओगे तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, जो कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक। और अगर आप सैकरिक एसिड बना रहे हैं तो वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान दीजिएगा। और ये ग्लूकोज पेंटा एसिटेट यहाँ बनता है। यहाँ पर ये बताता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है? 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप। पहली रिएक्शन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के लिए होती है, हेक्सेन बनता है, रिडक्शन है, सारे O हटा दीजिए। दूसरी रिएक्शन में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो CHO को किस में कन्वर्ट कर देंगे? COOH में। चौथी रिएक्शन में CHO को COOH में करेंगे और CH2OH, जो कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये भी स्ट्रॉन्ग के केस में किस में चला जाता है? एसिड में। तो ये सैकरिक एसिड बनता है, ये याद रखिएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और ये ग्लूकोनिक एसिड। और तीसरी रिएक्शन ये पता करने के काम आती है कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो ये OH ग्रुप पे रिएक्शन करती है तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनता है। तो आई होप आपने मैच करा लिया होगा, बहुत ईजी सवाल था। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, पढ़ लीजिए, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। यहाँ पर आपको 4 कंपाउंड दे रखे हैं जो कि फिनॉल से रिलेटेड ही है। एक आपको दे रखा है फिनॉल, एक आपको दे रखा है मेटाफिनॉल, मेटाफिनॉल दे रखा है, और एक आपको दे रखा है पैराक्रिजोल, और एक आपको दे रखा है ऑर्थो फिनॉल, ये OH इस तरह से, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है कि इन चारों में से ये बताइए कौन थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कंडेंस्ड होके, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कंडेंस्ड होके H2SO4 की प्रेजेंस में कलर नहीं देगा। तो एक तरह से ये पूछा है कि इन चारों में से थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कौन रिएक्शन नहीं देगा। तो इसके लिए आपको पहले तो थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन पता होनी चाहिए कि थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कैसे होती है और क्या बनता है। यहाँ पर आपका फिनोल्फ्थीन बनता है और रिएक्शन कैसे होती है, काफ़ी पॉपुलर रिएक्शन है। थैलिक एनहाइड्राइड पहले बना लेते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है थैलिक एनहाइड्राइड का। इसकी रिएक्शन 2 मोल ऑफ फिनॉल से कराते हैं। कितने मोल ऑफ फिनॉल से? 2 मोल ऑफ फिनॉल से कराते हैं। देख लीजिए इस तरह से OH और OH, एक तरह से कपलिंग रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? कपलिंग रिएक्शन। ये 2 मोल ऑफ फिनॉल ले लिए और यहाँ हमने क्या ले लिया? थैलिक एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन H, यहाँ पैरा का H, OH के रिस्पेक्ट में पैरा का H ले रहे हैं, OH के रिस्पेक्ट में पैरा का हाइड्रोजन ले रहे हैं, क्योंकि इस बेंजीन में कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होंगे। तो क्या किया है? थैलिक एनहाइड्राइड लिया, 2 मोल ऑफ फिनॉल लिए, यहाँ H लिया, यहाँ H लिया, और यहाँ से क्या निकाल दिया? H2O निकाल दिया। क्या निकाल दिया? H2O निकाल दिया। यहाँ से जब आप H2O निकाल देंगे,
यहां से जब आप H2O निकाल देंगे तो प्रोडक्ट कैसे बनता है देख लीजिए, ये इस तरह से C डबल बॉन्ड O O, यहाँ C और यहाँ पर आपका ये ऐसे जुड़ा रहता है, ये OH ये इससे जुड़ जाता है और ये OH ये इससे जुड़ जाता है। तो यहाँ से H2O निकल गया और ये दोनों बेंजीन रिंग इसके साथ कपल हो गए। ध्यान से देखिएगा कौन सा हाइड्रोजन हमने कपल कराया है, पैरा वाला हाइड्रोजन जो फिनॉल के पैरा पे आ रहा है, फिनॉल के पैरा पे आ रहा है, उसको H2O के फॉर्म में निकालकर इनसे आपस में जोड़ दिया है। ठीक है, ये बनता है फिनोल्फ्थीन। कितने मोल लेते हैं? 2 मोल। ये ध्यान से देखिए कि पैरा वाला हाइड्रोजन ले रहे हैं। कौन सा हाइड्रोजन ले रहे हैं? पैरा हाइड्रोजन ले रहे हैं। अब इन चारों में देख लीजिए किसमें पैरा पोजीशन ब्लॉक है। जिसकी पैरा पोजीशन ब्लॉक होगी क्या वो ये रिएक्शन दे पाएंगे, क्या उनका हाइड्रोजन फ्री हो पाएगा? तो इसमें ऑप्शन जो है आपका पैराक्रिजोल हो जाएगा। ये फिनोल्फ्थीन के साथ रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इसकी पैरा पोजीशन क्या है? ब्लॉक है। पैरा पोजीशन क्या है? ब्लॉक है। और ये 2-3 बार सवाल आया हुआ है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ जब भी आपकी फिनॉल की रिएक्शन होती है, 2 मोल फिनॉल रिएक्ट करते हैं और फिनॉल का OH पार्टिसिपेट नहीं करता है। फिनॉल के पैरा पर जो हाइड्रोजन होते हैं वो H2O के फॉर्म में निकल जाते हैं और ये कपल हो जाती है रिएक्शन इनके साथ। ये जो रिंग है वो कार्बन के साथ जुड़ जाती है। इसको फिनोल्फ्थीन बोला जाता है, जो कि एसिड बेस इंडिकेटर होता है। फिनोल्फ्थीन और मेथिल ऑरेंज आपके एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं। तो यहाँ पर पैरा पोजीशन खाली होनी चाहिए। इसकी भी पैरा खाली है, इसकी भी पैरा खाली है, इसकी भी पैरा खाली है, लेकिन इस वाले की पैरा पोजीशन ब्लॉक है, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं देगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पैराक्रिजोल। अच्छा, CH3 की जगह कुछ और भी लगा के दे सकता है, बस ये देखिएगा कि पैरा पोजीशन ब्लॉक होगी तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि पैरा के ही हाइड्रोजन यहाँ पर आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, देख लीजिए। 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि आपका न्यूमेरिकल टाइप है, सोल्यूशन चैप्टर से न्यूमेरिकल है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं भी पढ़ देता हूँ आपके लिए। इसमें बोला गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, मतलब डेल्टा TF की बात कर रखी है फॉर फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मतलब HCOOH। फॉर्मिक एसिड मतलब HCOOH के लिए है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH होता है। डेल्टा TF उसके लिए दे रखा है 0.0405 डिग्री सेल्सियस। आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है HCOOH के कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.5 ml पर लीटर, 0.5 ml पर लीटर। और इसकी डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी HCOOH की दे रखी है। ध्यान से देखिए, HCOOH की डेंसिटी दे रखी है आपकी 1.05 आपकी ग्राम पर ml, ये दे रखा है। और आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर की कैलकुलेट करनी है, वैल्यू I की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। I कितना आएगा वो कैलकुलेट करना है। और साथ ही साथ KF की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन पर मोलर। ये सारा डाटा आपको दे रखा है, देख लीजिए। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इतने कंसंट्रेशन के लिए HCOOH का कंसंट्रेशन दे रखा है। HCOOH क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है। किसमें ब्रेक हो सकता है? आपका H प्लस HCO-। तो ये 100% आपका डिसोशिएट नहीं हुआ है, इसीलिए I की वैल्यू पूछी गई है। अच्छा, यहाँ ml पर लीटर में कंसंट्रेशन दे रखा है, तो डेंसिटी आपको दे रखी है इसकी 1.05 ग्राम पर ml। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला ही लगाते हैं। फॉर्मूला जो होता है आपका डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू मोलेलिटी। मोलेलिटी यहाँ डेल्टा TF की वैल्यू आपको दे रखी है 0.0405 डिग्री सेल्सियस में हो, केल्विन में हो। जो आपका डिक्रीज रहता है या इंक्रीज रहता है वो केल्विन में भी सेम होगा और डिग्री सेल्सियस में भी सेम होगा। डेल्टा TF आपका जो डिग्री सेल्सियस में होगा वही केल्विन में भी होगा। I आपको निकालना है, KF की वैल्यू 1.86। मोलेलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, क्या आपको मोल्स दे रखे हैं? आपको मोल्स नहीं दे रखे हैं, यहाँ ml पर लीटर में कंसंट्रेशन दे रखा है। ml पर लीटर में कंसंट्रेशन दे रखा है और ग्राम पर ml की डेंसिटी दे रखी है। तो यहाँ पर आपको लेकिन मोल्स चाहिए, और मोल्स के लिए क्या चाहिए होता है? मास चाहिए होता है। मोल्स के लिए क्या चाहिए होता है?
मास चाहिए होता है। तो इन दोनों वैल्यू की हेल्प से हम मास निकालने की कोशिश करते हैं। मास निकालने की कोशिश करेंगे तो एक तरह से देखिए ml पर लीटर इंटू ग्राम पर ml करें अगर, तो यहां से ml ml कैंसिल हो जाएगा, ग्राम पर लीटर आ जाएगा। यहां आपको ml पर लीटर दे रखा है, जबकि आपको मोल्स के लिए क्या चाहिए होगा, मास चाहिए होगा, मोलर मास चाहिए होगा। मोलर मास तो हम निकाल लेंगे, लेकिन ml पर लीटर को अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ये दोनों डाटा की हेल्प से करने जाएंगे। तो ml को हटाना है, यहाँ ml ऊपर है, यहाँ ml नीचे है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो ग्राम पर लीटर आ रहा है। तो HCOH का ग्राम पर लीटर में अगर हम कंसंट्रेशन निकालने जाएं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.5 इंटू 1.05 मल्टीप्लाई करिए, ये पॉइंट हटाइए, पॉइंट, ये 1000, 25 525 बटे 1000 ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर 0.5 इंटू 1.05 आपका ग्राम पर लीटर आ गया। इसका मतलब ये है कि आपका 0.525 ग्राम HCOH डिजॉल्व है 1 लीटर ऑफ H2O में। ग्राम पर लीटर का मतलब यही होता है कि जो आपका 0.525 ग्राम HCOH डिजॉल्व होगा किसमें, 1 लीटर ऑफ H2O में। अच्छा, यहां पर वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर और 1 kg इक्वल लेके चलते हैं, क्योंकि वाटर में यहां पर दे रखा है, एज्यूम करना है आपको, एज्यूम करना है कि जो 1 लीटर है वाटर के लिए वही 1 kg के बराबर है। तो ये आपका मास आ गया एक तरह से 1 kg में। मोल्स में कन्वर्ट करना है तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ इसका मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास निकालेंगे तो 2 + 32 + 12 ये 46 आ जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, 0.0405 बराबर I इंटू 1.86 इंटू मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.525 डिवाइड बाय आपका 46, ठीक है। और सॉल्वेंट का कितने में, kg में, क्योंकि यहाँ 1 लीटर वाटर में आ रहा है। ये ग्राम पर लीटर का मतलब है कि इतने ग्राम, 0.525 ग्राम आपका जो है वो डिजॉल्व हुआ है 1 लीटर ऑफ वाटर में। और इसका एज्यूम कराया गया है कि सॉल्वेंट जो 1 लीटर है वही 1 kg के बराबर होगा। तो 1 kg हमने ले लिया यहाँ पर, और 1 kg। अब यहाँ से I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, और आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आंसर इसका कितना आएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ml पर लीटर में दे रखा था और इसकी डेंसिटी दे रखी थी, उसकी हेल्प से हमने क्या किया है, ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट किया है इसको। फिर ग्राम से हमने मोल्स निकाले हैं, मोल्स निकालने के लिए क्या किया है, 46 से डिवाइड किया है। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। आपका छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि अशरेशन रीजन बेस्ड है और जो कि सेकेंड ग्रुप से है, ठीक है, सेकेंड ग्रुप इनऑर्गेनिक से। तो अशरेशन पढ़ते हैं, रीजन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आपका दोनों करेक्ट है। अगर दोनों करेक्ट हैं तो क्या रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, या अशरेशन और रीजन में से कोई गलत भी दे रखा है। तो अशरेशन यहां पर दे रखा है कि BaCO3, देख लीजिए BaCO3 जो है आपका वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर, और थर्मली ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है और इनसॉल्युबल होता है वाटर में, BaCO3। तो सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट या ऑक्सी सॉल्ट्स की, सेकेंड ग्रुप के ऑक्सी सॉल्ट्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज होती है। डाउन टू द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि डाउन टू द ग्रुप जाने पर इनका साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने के कारण हाइड्रेशन एंथैल्पी घटती है। देख लीजिए BaCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 और BaCO3, जब आप डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी घटती है। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये होता है, क्यों, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां पर होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी के, हाइड्रेशन एंथैल्पी के। और हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो साइज ऑफ कैटायन के इन्वर्सनली होती है। तो आप डाउन टू द ग्रुप जाते हो तो साइज ऑफ कैटायन क्या होता है, बढ़ता है, साइज ऑफ कैटायन बढ़ता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है आपकी, घटती है। और
सॉल्युबिलिटी भी आपकी क्या होती है, घटती है। तो BaCO3 एक तरह से इनसॉल्युबल है वाटर में। असरेशन आपका करेक्ट दे रखा है। रीजन में बोल रखा है कि कैटायनिक जो है आपका साइज बढ़ता है तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो डाउन टू द ग्रुप जाने पर स्टेबिलिटी इनकी बढ़ती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। स्टेबिलिटी आपकी बढ़ती है। स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है, देखिए कार्बोनेट आपका बड़ा आयन है। कार्बोनेट क्या है, बड़ा आयन, बिग साइज का आयन है, एन आयन। इसको अगर लैटिस बनाना होगा, इसकी अगर बॉन्डिंग बनानी होगी तो इसको कैटायन भी कैसा चाहिए होगा, कैटायन भी इसको रिक्वायर होगा बिग, बड़े साइज का कैटायन रिक्वायर होगा, क्योंकि इसका खुद का साइज क्या है, बड़ा। अब ऐसे समझिए जैसे आप क्लास 12th में है, आपकी बॉन्डिंग क्या क्लास सेकंड के बच्चे के साथ अच्छी हो सकती है? क्लास सेकंड के बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी आपकी 12th वाले के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी। 12th और 12th वाले की बॉन्डिंग ज्यादा बेटर होगी 12th और क्लास सेकंड वाले से। क्यों? क्योंकि वहां साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो डाउन टू द ग्रुप जाते हो, साइज बढ़ता है, कैटायनिक साइज बढ़ता है, इसलिए स्टेबिलिटी इनकी क्या होती है, बढ़ती है। BeCO3 आपका सबसे लेस स्टेबल होता है, फिर MgCO3, फिर आपका CaCO3 और सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पर आपका BaCO3 होता है। तो स्टेबिलिटी डाउन टू द ग्रुप क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि कैटायनिक साइज बढ़ रहा है। रीजन भी आपका करेक्ट है और रीजन कहीं ना कहीं करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है ए को, क्योंकि यहां इसने बात कर दी कैटायनिक साइज की। कैटायनिक साइज अगर बढ़ेगा, कैटायनिक साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और कैटायनिक साइज बढ़ने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी घटती है तो सॉल्युबिलिटी भी घटती है। क्योंकि इसने यहाँ कैटायनिक साइज का मेंशन किया हुआ है, इसलिए रीजन यहाँ पर क्या कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असरेशन को। कैटायनिक साइज बढ़ने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी घटती है तो सॉल्युबिलिटी आपकी घटती है। तो असरेशन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असरेशन को। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। 7वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए, आपका 7वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है और काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, देख लेते हैं। ये 4 रिएक्शन आपको दे रखे हैं बेंजीन की, A, B, C, D। यहां बेंजीन रिएक्ट कर रहा है क्लोरोबेंजीन से, AlCl3 की प्रेजेंस में बाइफेनाइल बना रहा है। यहां बेंजीन Cl2 से रिएक्ट कर रहा है AlCl3 से, और ये C6H6Cl6 बना रहा है। यहाँ बेंजीन CH2 बिनाइल क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है और स्टाइरिन बना रहा है। यहाँ बेंजीन आपका एलाइल क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है और CH2CH डबल बॉन्ड CH2 बना रहा है। इनमें ये पूछा गया है कि आपका कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन आपकी पॉसिबल है। तो रिएक्शन पॉसिबल होने के लिए देख लीजिए, यहाँ AlCl3 है, AlCl3, AlCl3, AlCl3। एक तरह से हम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करा रहे हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करा रहे हैं, क्योंकि एल्कली ग्रुप देखिए सभी पर आ रहा है। एल्कली ग्रुप यहाँ पर बेंजीन आ जा रहा है। अच्छा, ये क्लोरीनेशन है, ये क्लोरीनेशन रिएक्शन है, क्लोरीनेशन रिएक्शन है। अच्छा, ये Cl यहाँ AlCl3 ले जाएगा, पीछे आपका छोड़ जाएगा। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है बाद में, या कार्बोकैटायन जो जनरेट होता है, इलेक्ट्रोफाइल और कार्बोकैटायन, वो स्टेबल फॉर्म होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगी। क्या होता है बेसिकली, मैं आपको बेसिक रिएक्शन से समझाता हूं। बेसिक रिएक्शन में क्या होता है, CH3Cl होता है जनरली, और AlCl3 होता है। आपने अगर पढ़ा होगा तो ये Cl जो है वो AlCl3 के साथ चला जाता है, पीछे क्या रह जाता है, CH3 प्लस, और यहाँ AlCl4 माइनस। तो ये जो पीछे रह जाता है R, इसको R से भी डिनोट कर सकते हैं, RCl प्लस AlCl3। यहाँ पर R प्लस जो रह जाता है वो स्टेबल बनना चाहिए। रिएक्शन होने के लिए क्या बनना चाहिए, स्टेबल बनना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेबल। एल्काइलेशन रिएक्शन में जो कार्बोकैटायन बनता है या इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो कैसा बनना चाहिए, स्टेबल बनना चाहिए। अगर स्टेबल नहीं बनेगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो चलिए अब चारों में चेक कर लेते हैं, चारों में चेक कर लेते हैं। पहला, बेंजीन के ऊपर Cl है, यहां से AlCl3 Cl को ले जाएगा, AlCl3 इसको ले जाएगा, AlCl4 माइनस बन जाएगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। कैसा कार्बोकैटायन है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। क्या ये कंजुगेट हो सकता है,
इस पे जो प्लस चार्ज आया है, यहाँ Cl लगा था, वो Cl AlCl3 ने ले लिया, तो इस पे जो प्लस चार्ज आ रहा है क्या वो स्टेबल है? वो प्लस चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बी की अभी हम बात करेंगे, पहले इन दोनों में चेक कर लें, बी की हम सेपरेटली बात कर लेंगे। बी की मैं आपको सारे केस बता दूंगा, बी हालांकि पॉसिबल है, तब तक आप ये मान के चलिए ये पॉसिबल है। सी रिएक्शन देखते हैं, सी रिएक्शन में ये Cl यहाँ से निकल जाएगा, AlCl4 माइनस के पास पहुंच जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये कार्बोकैटायन CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस बनेगा, क्योंकि यहाँ Cl था, ये Cl किसके साथ चला गया? AlCl3 के साथ, यहाँ CH में प्लस चार्ज आ गया। ये अच्छा, क्या ये कंजुकेट कर सकता है? CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, क्या ये कंजुकेट कर सकता है? ये प्लस चार्ज क्या कंजुकेट हो सकता है? नहीं। और इस पे sp2 हाइब्राइज का sp2 हाइब्राइजेशन है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कैसा एटम है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितना s कैरेक्टर ज्यादा होता है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लेकिन इसमें चार्ज कैसा आता है? प्लस, तो ये भी आपका अनस्टेबल है। विनाइलिक कार्बोकैटायन हमेशा अनस्टेबल होगा, विनाइलिक कार्बोकैटायन हमेशा अनस्टेबल होगा, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। अब डी वाली देख लेते हैं। यहां से ये Cl हटा, इसमें प्लस चार्ज आया, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस बना, ये कंजुकेट हो सकता है? हाँ, ये कंजुकेट हो सकता है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आप इधर ले आइए, तो CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंजुकेट हो रहा है। देखिए ये कंजुकेट हो रहा है, कंजुकेशन की वजह से ये क्या है आपका? स्टेबल है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है जो कि अनस्टेबल होता है, और विनाइलिक कार्बोकैटायन इस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये अनस्टेबल होता है। ये वाला क्यों स्टेबल है? क्योंकि यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कंजुकेट कर ले रहे होंगे, ये यहाँ जा रहा होगा तो प्लस चार्ज इस पे आ जा रहा होगा, तो ये स्टेबल है ड्यू टू कंजुकेशन, तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल है। अब बी वाली देख लेते हैं, बी वाली रिएक्शन भी पॉसिबल है, बी और डी यहाँ पर पॉसिबल है। बी और डी का मैं आपको केस बता दे रहा हूँ। बेंजीन का क्लोरीनेशन तीन तरह से होता है। बेंजीन का क्लोरीनेशन अगर आप Cl2 FeCl3 से या AlCl3 से कराएंगे तो आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूं, थोड़ा सा मैं इस चीज को हटा रहा हूं जिससे मैं आपको यहां पे समझा सकूं तीनों तरह की रिएक्शन। बेंजीन की रिएक्शन Cl2 AlCl3 से कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, लेकिन बेंजीन की रिएक्शन अगर आप 6Cl2 AlCl3 से कराएंगे, एक्सेस ले लेंगे, तो वो क्या करेगा? वो सारे H को रिप्लेस कर देगा, सारे H को रिप्लेस कर देगा Cl से। बेंजीन में रहेगा ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। तो एक्सेस में जब भी लेंगे तो 6 H को वो रिप्लेस कर देगा Cl से। तो बी रिएक्शन भी पॉसिबल है। और एक और मैं आपको बता देता हूं, एक तरह की और रिएक्शन आती है। बेंजीन की रिएक्शन अगर आप 3Cl2 यूवी लाइट से कराते हैं, यूवी लाइट की प्रेजेंस में अगर क्लोरीनेशन कराएंगे, तो यहां पर आपका डबल बॉन्ड हट जाते हैं और सब जगह क्या लग जाता है? Cl 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 Cl। तो इसके क्लोरीनेशन के तीन केस होते हैं। एक तो सिंपली Cl2 AlCl3 से कराया सिंपल, तो आपका क्लोरोबेंजीन बना। एक्सेस में अगर आपने ले लिया, एक्सेस में तो 6 जगह के H हटा के वो Cl लगा लेगा। और अगर आपने यूवी लाइट लिया है, यहां पर देखिए यूवी लाइट, मोल्स भी अलग अलग हैं, यहाँ 1 मोल है, यहाँ 6 मोल है और यहाँ 3, और यूवी लाइट लिया है तो डबल बॉन्ड हट जाएगा और सारे जो डबल बॉन्ड की जगह क्या लग जाएगा? Cl 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 Cl। इसका फॉर्मूला है C6Cl6, इसका फॉर्मूला है C6H6Cl6। देख लीजिए, अगर यूवी लाइट दे रखा होता है यहाँ पर यूवी लाइट, तो ये हट जाता। तो बी और डी रिएक्शन पॉसिबल है। ए और सी, विनाइलिक वाला तो कभी भी आपका नहीं देगा और बेंजाइलिक वाला भी कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देगा। उसके लिए क्या स्टेबल होना चाहिए? जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो स्टेबल होना चाहिए। ये क्यों स्टेबल है? क्योंकि यहाँ आपका कंजुगेशन आ जा रहा है डबल बॉन्ड का। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। इंटरेस्टिंग सवाल था। 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। देख लीजिए, मैं भी पढ़ देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, ये 4 आपको गैसेस दे रखी हैं और इनका क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है। 4 गैसेस दे रखी हैं और क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है। हीलियम का 5.2, मीथेन का 190,
CO2 का 304, NH3 का 405। ये केल्विन में इनका क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है और आपसे पूछा है कि कौन सी गैस सबसे डिफिकल्टी से एड्जॉर्ब होगी या लीस्ट एड्जॉर्ब होगी ऑन चारकोल। लीस्ट एड्जॉर्ब होने वाली गैस बता दीजिए कौन सी होगी लीस्ट एड्जॉर्ब होने वाली। तो एड्जॉर्प्शन अगर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री कई लोग छोड़ के जाते हैं, आपको छोड़ के नहीं जानी है, क्योंकि इससे आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलेगा और बहुत ईजी क्वेश्चन रहेगा। वो टफ पेपर भी आएगा तो उसमें भी आपको ये सबसे ईजी क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। तो लीस्ट एड्जॉर्ब आपको बताना है इनमें से कौन होगा। तो आपने एड्जॉर्प्शन में एक पॉइंट पढ़ा होगा, जो गैसेस इजीली लिक्विडिफाई हो जाती हैं, इजीली लिक्विडिफाई होने के लिए जो गैसेस इजीली लिक्विडिफाई हो जाती हैं वो इजीली एड्जॉर्ब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो गैसेस इजीली लिक्विडिफाई होंगी उनका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, उनकी एंट्रोपी कम होगी, उनको एक जगह एक्युमुलेट करना क्या होगा, आसान। तो जो गैसेस आपकी इजीली लिक्विडिफाई होती हैं वो इजीली एड्जॉर्ब भी होती हैं। ये पॉइंट आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली। आसानी से लिक्विडिफाई होने वाली गैसेस आसानी से एड्जॉर्ब हो जाती हैं किसी भी सरफेस पे। और लिक्विडिफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विडिफिकेशन जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है रिलेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रिटिकल टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वंडर वाल कांस्टेंट A के, और इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है वंडर वाल कांस्टेंट B के। तो यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर की जगह A की भी वैल्यू दी जा सकती थी और B की भी वैल्यू दी जा सकती थी। ईज ऑफ लिक्विडिफिकेशन क्रिटिकल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, A वंडर वाल कांस्टेंट है आपका, और B के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर इसका ज़्यादा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा, क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा, तो एड्जॉर्ब होना आसान, एड्जॉर्ब इजीली होगा। तो यहाँ पर अगर आप ऑर्डर लिखने जाएंगे तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसका है, NH3 का। तो सबसे इजीली कौन एड्जॉर्ब होगा, NH3। इजीली एड्जॉर्ब अगर होगा तो NH3 होगा, फिर उसके बाद आपका CO2, फिर CH4, और सबसे लीस्ट जो एड्जॉर्ब होगी वो हीलियम एड्जॉर्ब होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, A ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, हीलियम। हीलियम आपका सबसे लीस्ट एड्जॉर्ब होगी क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है, और क्रिटिकल टेम्परेचर कम होने पर आसानी से लिक्विडिफाई नहीं होगी। इसमें जो वंडर वाल फोर्सेस रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे, तो इसको एक्यूमुलेट करना क्या है, डिफिकल्ट है। तो A की भी वैल्यू दे सकता था, B की भी वैल्यू दे सकता था, तो मैंने पूरा ही आपको डाटा बता दिया और अरेंज भी कर दिया। अगर अरेंज करने को आता तो इस तरह से अरेंज करते। देख लीजिए, आई होप क्लियर हो। आपका 9वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जो कि आपका ऑर्गेनिक से रिलेटेड है एक बार फिर से, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा जो आपके काम आ सकती है। तो 9वां सवाल पढ़ते हैं, पैसेज टाइप है। इसमें बोला गया कि एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन देख लीजिए, एनिलीन की रिएक्शन हम सोडियम नाइट्राइट से करा रहे हैं विद HCl की प्रेजेंस में एट 0 डिग्री सेल्सियस। सोडियम नाइट्राइट मतलब NaNO2 से रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। सोडियम नाइट्राइट होता है, ये याद रखिएगा। और ये कैसे बनता है, सोडियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करके। सोडियम नाइट्रेट आपका डिकम्पोज होता है, अगर आपने एस ब्लॉक में देखा हो, NaNO3 आपका डिकम्पोज हो जाता है NaNO2 प्लस O2 में। तो एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट HCl 0 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हैं, तो एक आपका सोल्यूशन बन रहा है। सोल्यूशन कौन सा बनेगा आपका, यहाँ पर डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, डायजोनियम सॉल्ट। अच्छा, अब इस डायजोनियम सॉल्ट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं ड्रॉप वाइज, देख लीजिए। फिर भी डायजोनियम सॉल्ट को हम डिप कर रहे हैं, एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है, ड्रॉप वाइज इसको डाल रहे हैं, ड्रॉप वाइज डाल रहे हैं। एक सोल्यूशन है, इक्विमोलर मिक्सचर है आपका एनिलीन का और फिनॉल का, एनिलीन और फिनॉल का। किसकी प्रेजेंस में डाल रहे हैं, HCl की प्रेजेंस में डाल रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ HCl ले रखी है आपकी, प्रेजेंस ऑफ क्या ले रखी है, HCl ले रखी है। HCl की प्रेजेंस में करा रहे हैं ये रिएक्शन।
तो आपको ये बताना है कि आपका यहाँ पर एक लिक्विड फॉर्म होगा, वो किस कलर का होगा। नहीं, लिक्विड फॉर्म होगा तो वो क्या होगा, कलर भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये बताना है कि कौन सा आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायजोनियम सॉल्ट है, एनिलीन और फिनॉल का इक्विमोलर मिक्सचर ले रखा है HCl की प्रेजेंस में। अब डायजोनियम सॉल्ट है, डायजोनियम सॉल्ट, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे। डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आपकी फिनॉल से भी हो सकती है और एनिलीन से भी हो सकती है, और दोनों ही केस में कपलिंग रिएक्शन होती है। एजोडाइड टेस्ट आपने पढ़ा हुआ, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन होती है और एजोडाइड टेस्ट देते हैं, एजोडाइड टेस्ट देते हैं फिनॉल, एनिलीन और आपका बीटा नेफ्थेनॉल की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? बीटा नेफ्थेनॉल की प्रेजेंस में, ठीक है। तो इक्विमोलर मिक्सचर दे रखा है आपको एनिलीन और फिनॉल का। अब ये रिएक्ट किसी एक से करेगा, या तो फिनॉल से या एनिलीन से, कर दोनों से सकता है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट जो दे रखा है या तो एनिलीन से रिएक्ट करा के दे रखा है या फिनॉल से रिएक्ट करा के दे रखा है। कपलिंग रिएक्शन या तो एनिलीन से होगी या फिनॉल से होगी। तो अब किससे होगी वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर प्रेजेंट क्या है, ये याद रखिएगा। फिनॉल से रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट करता है कपलिंग रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन? इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अगर बेस की प्रेजेंस होगी तो फिनॉल के साथ ये कपलिंग रिएक्शन करेगा, एनिलीन के साथ ये रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर आपका एसिड प्रेजेंट होगा, अगर आपका एसिड प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही होगी, तो ये फिनॉल से रिएक्ट ना करके किससे रिएक्शन करेगा? एनिलीन से रिएक्शन करेगा। यहाँ क्या प्रेजेंट है? HCl प्रेजेंट है। आपको इक्विमोलर मिक्सचर दे रखा है, मतलब दोनों ही प्रेजेंट है यहाँ, एनिलीन और फिनॉल। लेकिन ये डायजोनियम सॉल्ट को आप जब डाल रहे हो उसमें, तो या तो ये एनिलीन से रिएक्ट करे या फिनॉल से। ये बात डिपेंड करेगी कि यहाँ क्या आपने ले रखा है। एसिडिक कंडीशन में हमेशा रिएक्शन जो होगी वो एनिलीन से होगी, बेसिक कंडीशन में जो रिएक्शन होगी वो आपकी फिनॉल से होगी। तो इन दोनों में ये बताइए किससे रिएक्शन होगी। यहाँ पर एसिड की कंडीशन है तो आपकी रिएक्शन किससे हो जाएगी? एनिलीन से। डायजोनियम सॉल्ट आपका कुछ इस तरह से बना है, N2+ Cl-, और यहाँ पर देख लीजिए एनिलीन। जब आप रिएक्शन कराएंगे तो इस तरह से आपका कपलिंग रिएक्शन होती है। और किस कलर की डाई बनती है, यहाँ पर कलर भी बता देता हूँ, मैंने शुरू में कहा था कलर भी बता दूंगा। येलो कलर की डाई बनेगी। अगर यहाँ बेस दे रखा होता है, NaOH की प्रेजेंस दे रखी होती, तो वो इससे रिएक्ट ना करके किससे रिएक्ट करता? फिनॉल से रिएक्ट करता। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, फिनॉल से रिएक्शन होती है कपलिंग रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ बेस, और एनिलीन से रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ येलो कलर की डाई बनेगी। अगर आपका फिनॉल से हो रहा होता तो वहाँ पर ऑरेंज कलर की डाई बनती। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। लेकिन प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरह से बनेगा, बेंजीन एंड डबल बॉन्ड N और यहाँ NH2, येलो कलर। क्योंकि यहाँ इक्विमोलर ले रखा था तो यहाँ प्रेजेंस जरूर देखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड है, और न्यूमेरिकल है वो आयनिक इक्विलिब्रियम का। किसका न्यूमेरिकल है? आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। एक क्लास 12th के स्टूडेंट को केमिस्ट्री टीचर ने बोला है कि आपको बफर सोल्यूशन बनाना है, बफर सोल्यूशन बनाना है जिसकी pH जो होनी चाहिए वो 8.26 होनी चाहिए, 8.26 होनी चाहिए, और 1 लीटर ऑफ बफर सोल्यूशन बनाना है। तो ये पूछा गया है कि जब केमिस्ट्री टीचर हैं, उनके क्लास 12th के स्टूडेंट को उन्होंने बफर सोल्यूशन जिसका pH 8.26 है 1 लीटर का बनाना है, उसको कितना NH4Cl यूज करना पड़ेगा, कितना NH4Cl का अमाउंट यूज करना पड़ेगा, NH4Cl का अमाउंट कितना यूज करना पड़ेगा, कि NH4Cl का अमाउंट कितना यूज करना पड़ेगा 0.2 M NH3 में इसको बनाने के लिए। और इसमें यहाँ पर pKb और दे रखा है, pKb ऑफ NH3, और आपको दे रखा है यहाँ पर 4.74 दे रखा है। आपको NH4Cl का ग्राम में निकालना है, जो भी आपको निकालना है ग्राम में निकालना है। और यहाँ पर मोलर मास दे रखा है NH4Cl का, मोलर मास आपको दे रखा है NH4Cl का 18 और 35 53.5,
ठीक है, और अमोनिया का भी मोलर मास दे रखा है। तो देखते हैं यहाँ पर पीएच उसको बनाना है 8.26 और वो यूज कर रहा है अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड। तो आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया है वीक बेस, अमोनिया है वीक बेस, और ये अमोनियम क्लोराइड है आपका सॉल्ट ऑफ वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका सॉल्ट है ये। NH4Cl किससे मिलके बना है? NH4Cl आपका बना हुआ है NH3 और HCl से, NH3 और HCl से आपका बना हुआ है NH4Cl। NH3 आपका वीक बेस होता है, HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इनके जो आपका इनका सॉल्ट है, तो ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है और ये वीक बेस है। तो ये बफर एक तरह से बेसिक बफर है। कैसा बफर है? बेसिक बफर है। बफर सॉल्यूशन में क्या होता है? वीक बेस लेते हैं और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट लेते हैं, NH4Cl, NH3 और HCl। NH3 वीक बेस हो गया और HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, इसका सॉल्ट है। अच्छा, बेसिक बफर के लिए आपका फॉर्मूला होता है POH बराबर PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। यहां पर POH आपको नहीं दे रखी है, पीएच दे रखी है, तो पीएच को POH में चेंज कर लीजिए। पीएच प्लस POH बराबर आपका 14 आता है। यहां से अगर आप करने जाएंगे तो पीएच बराबर POH बराबर आपको POH निकालना ना, तो POH बराबर 14 माइनस 8.26, 10 में से गया 4, 9 में से 2 गया 7, 13 में से 8 गया 5, 5.74 आ जाएगी POH, क्योंकि बेसिक बफर है। बेसिक बफर का ये फॉर्मूला होता है। बेसिक बफर क्यों है? क्योंकि वीक बेस दे रखा है और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट दे रखा है। तो POH आपने यहाँ पर रख देनी है 5.74, PKB की वैल्यू आपको दे रखी है 4.74, लॉग सॉल्ट को आपको निकालना है, NH4Cl का कंसंट्रेशन निकालना है, बेस NH3 कितना कंसंट्रेशन दे रखा है? 0.2 m दे रखा है, 0.2 m रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये 1 हो जाएगा। 1 बराबर लॉग NH4Cl अपॉन 0.2। इसको 1 को हम क्या लिख सकते हैं? लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो लॉग 10 बराबर NH4Cl अपॉन 0.2। यहां से NH4Cl निकालने जाएंगे तो NH4Cl बराबर, अच्छा ये लॉग है, लॉग यहां रहेगा। अभी लॉग 10 के बराबर रख दिया 1 को, NH4Cl अपॉन 0.2 बराबर 10, लॉग से लॉग कैंसिल। यहां से NH4Cl का कंसंट्रेशन अगर आप निकालेंगे तो 2 मोलर आ जाएगा, 2 मोलर आ जाएगा। देखिए किस तरह से किया है। यहाँ POH निकाला, PKB की वैल्यू रखी, इधर ले गए लॉग, अच्छा ये 1 आ गया, 1 को मैंने log 10 लिख दिया। ऊपर सॉल्ट आता है, सॉल्ट की जगह NH4Cl लिख दिया, और यहाँ पर NH3 आपका 0.2। NH4Cl का आपको अमाउंट बताना है जो कि 2 मोलर निकल के आ रहा है, मतलब 2 मोलर NH4Cl रिक्वायर्ड होगा आपका इस बफर को बनाने के लिए। 2 मोलर का मतलब 2 मोल इन 1 लीटर सोल्यूशन। और बनाना कितना बफर है? 1 लीटर सोल्यूशन ही बनाना है, 1 लीटर ही बफर बनाना है, 1 लीटर ऑफ बफर बनाना था, तो 2 मोल चाहिए होंगे, लेकिन आपको मास निकालना है, तो मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास। मोल आपके 2 आ गए, मास यहां पर आपका 53.5 है, मोलर मास आपका 53.5 है, यहां मास कर दिया 53.5, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 107 ग्राम आ जाएगा। क्या करना है? सबसे पहले तो आपको बफर पहचानना कि बफर कैसा है। बेसिक बफर है क्योंकि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट लिया गया है। बेसिक बफर का फॉर्मूला POH, PKB, यहां पर PKB डायरेक्ट दे रखा था, अगर KB दे रखा होता तो KB के लिए, KB अगर दे रखा होता तो PKB निकालते 10, आपका PKB निकालते माइनस लॉग KB से। कई बार KB दे देगा, NH3 या NH4OH देता सेम होता है। यहाँ सॉल्ट ये रख दिया, बेस का कंसंट्रेशन 0.2 m दे रखा था, 0.2 m रख दिया। यहाँ 1 आया तो 1 की जगह बस ये याद रखिएगा log 10 कर दिया था, log 10 बराबर log NH4Cl अपॉन 0.2।
और log से log कैंसिल, तो NH4Cl का कंसंट्रेशन 2 मोलर आ गया। 2 मोलर का मतलब 2 मोल इन 1 लीटर सोल्यूशन। मोल को किस में चेंज कर दिया, मोलर मास की हेल्प से मास में। 107 ग्राम आपका आंसर होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। 11वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 11वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दे रखी है, एक रिएक्शन दे रखी है, उसका आपको जो है प्रोडक्ट बताना है। रिएक्शन देख लीजिए क्या दे रखी है और आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो देखते हैं। यहाँ पर ये रिएक्शन दे रखी है आपका बेंजीन CH2 CH2 CHO CH2 CH2 CHO, मतलब एल्डिहाइड दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं आपके, एल्डिहाइड दे रखे हैं, एल्डिहाइड दे रखे हैं और इसकी रिएक्शन बेस से करा रहे हैं और हीट करा रहे हैं, बेस से करा रहे हैं और C2H5OH करके हीट करा रहे हैं। तो एल्डिहाइड है और बेस है, तो आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए या तो एल्डोल होगी या कैनिजारो होगी या हेलोफॉर्म होगी, क्योंकि बेस इन तीनों में ही यूज होता है। यहां देख लीजिए इन तीनों के पास ही अल्फा H है, दोनों के पास ही अल्फा H है, इसके पास भी अल्फा H है, इसके पास भी अल्फा H है और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन है। अगर मान लीजिए ये कुछ इस तरह से होता, बेंजीन से डायरेक्टली CHO जुड़े होते, CH2 CHO CH2 CHO करके नहीं, CHO CHO ऐसे जुड़े होते, तो यहां पर अल्फा H नहीं होता, तो कौन सी रिएक्शन होती, कैनिजारो रिएक्शन होती। कौन सी रिएक्शन होती, कैनिजारो। लेकिन अल्फा H है दोनों के पास, तो ये एल्डोल रिएक्शन होगी। और कौन सी एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एल्डोल रिएक्शन होगी, फिर उसको हीट करके एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। अगर इस तरह से होता, इस तरह से होता, तो इस तरह में आपका इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो होती, क्योंकि इसके पास भी अल्फा H नहीं है और इसके पास भी अल्फा H नहीं है। अच्छा, अल्फा H है तो एल्डोल हो रही। प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं इन दोनों में, अच्छा CH2 CH3 CH2 CHO है और यहाँ भी CH2 CH2 CHO है। क्या कीजिए, एक का अल्फा H इस तरह से ब्रेक कर लीजिए, एक का अल्फा H इस तरह से ब्रेक कर लिया, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, और CHO को आप इस तरह से ब्रेक कर लीजिए दूसरे के। एक का अल्फा H ऐसे लेंगे, माइनस प्लस अल्फा H, ये याद रखिएगा अल्फा H, और दूसरे का CHO, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, दूसरे का कार्बोनिल ग्रुप। अच्छा, ये H जोड़ दीजिए इस O के साथ, ये H जोड़ दीजिए इस O के साथ, और ये CH जोड़ दीजिए इस CH के साथ। प्लस वाला जोड़ दीजिए माइनस के साथ, माइनस वाला जोड़ दीजिए प्लस के साथ। प्रोडक्ट कैसे बनेगा देखिएगा, बेंजीन ऐसे रहेगी, यहां पर आपका आ जाएगा CH2 CH2 CH, ऊपर लग गया OH, OH लग गया, साथ में आपका CH2 इधर आ गया। अच्छा, इस CH2 से ये CH जुड़ा है, इस CH का अब ये इससे जुड़ जाएगा और ये CH के साथ क्या जुड़ा रहेगा आपका, CHO जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा, CHO जुड़ा रहेगा। आगे आपको इसको हीट करना है, जब हीट करेंगे आपको हीट करने पर यहां से वाटर निकालना होता है, वाटर निकालेंगे तो ये OH, ये OH और इसका बीटा का, कौन सा बीटा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा 1 हो गया, ये बीटा 2 हो गया। बीटा से H निकालेंगे और किस बीटा से, जो CHO से जुड़ा हुआ हो वहां से H निकाल देंगे, यहां से H निकालेंगे, यहां से OH निकालेंगे। क्यों, क्योंकि CHO के डबल बॉन्ड के साथ जब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो वो कंजुगेट कर सकेगा। तो प्रोडक्ट आपका जो बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट मैं इधर बना दे रहा हूँ, प्रोडक्ट देखिए कैसे बनेगा हीट करने पर। बेंजीन, बेंजीन के साथ क्या लगा आपका CH2 CH2, फिर आपका CH, और CH के साथ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड C, और C के साथ क्या लगा होगा CHO, और यहाँ पर एक CH2 और आएगा और एक CH2 इस तरह से आएगा। देख लीजिए, ये OH हटाएंगे, ये OH एल्डोल का जब भी हीट करते हैं OH, और उस बीटा से H हटाते हैं जो CHO से जुड़ा हो, जिससे कि ये डबल बॉन्ड इसके डबल बॉन्ड के साथ क्या कर सकता है, कंजुगेट हो सकता है। क्या हो सकता है, कंजुगेट हो सकता है। तो अगर इसको प्रॉपर बनाएंगे तो प्रॉपर इस तरह से बनेगा बेंजीन, और यहाँ पर CH2 CH2 और यहाँ CH डबल बॉन्ड, आपका CH डबल बॉन्ड C आ गया, C आ गया, C के साथ फिर आपका यहाँ पर CH2, और ये आपका इस तरह से कुछ इस तरह से C जुड़ा होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, और इसके साथ CH2 जुड़ा होगा। ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। मेन चीज क्या है कि यहाँ पर होगी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, एक का अल्फा H दूसरे के CHO के साथ जोड़ेंगे, इसका अल्फा H इसके O के साथ जोड़ा तो यहाँ OH बन गया, ये CH किससे जुड़ गया, इस CH से जुड़ गया,
अल्फा एच को ही जोड़ना है, बीटा को नहीं, अल्फा एच को। तो देखिए CH2 ऐसे रहा, CHOH हो गया, ये क्या हो गया CHOH। और ये आपका CH जो है इससे जुड़ा, तो CH इससे जुड़ा, CH2 यहाँ CH ये। जब हीट किया है तो यहाँ से OH निकाला, इससे भी H निकाल सकते थे, इससे भी H निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ से H क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ जो डबल बॉन्ड बनेगा वो मेजर बनेगा, ये वाला आपका मेजर बनेगा, ये कंपाउंड आपका मेजर बनेगा। और मेजर क्यों बनेगा? क्योंकि ये कंजुगेट कर सकता है एल्डिहाइड के डबल बॉन्ड के साथ। अच्छा, डायरेक्टली अगर जुड़े होते हैं तो यहाँ पर एक का रिडक्शन हो जाता है, एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है, कैनिजार हो जाती है, CO माइनस CH2OH। अगर आपका कैनिजारो इस तरह से होता है तो कैनिजारो होती है। देख लीजिएगा, आप आंसर ट्रिक कर लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि मेटलर्जी से रिलेटेड है, मेटलर्जी चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें आपको इधर कोर्स के नाम दे रखे हैं और मैच कराना है आपको इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला से, ठीक है। ये ओर्स के नाम है और यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैच कराने हैं। ये जो शुरू के तीन हैं, ये आपके कार्बोनेट्स हैं। ये आपके क्या हैं? कार्बोनेट्स हैं। ये आपके क्या हैं? कार्बोनेट्स हैं। जैसे कि 3 कार्बोनेट्स उसमें दे रखे हैं, तो सबसे बड़ी पहचान ये है कि कार्बोनेट्स हैं। तो कैलामाइन जो होता है, कैलामाइन अगर आपने पढ़ा होगा, कैलामाइन आपका ZnCO3 होता है। कैलामाइन क्या होता है आपका? ZnCO3। तो किससे मैच कर जाएगा आपका? जिंक कार्बोनेट से। किससे मैच कर जाएगा? जिंक कार्बोनेट से। मेलाकाइट आपका, मेलाकाइट जो होता है, मेलाकाइट आपका वो होता है कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। मेलाकाइट आपका CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस से मैच कर जाएगा। ये आपको याद होंगे तभी आप कर पाएंगे। सिडराइट आपका, सिडराइट होता है आयरन का कार्बोनेट FeCO3, आयरन का कार्बोनेट आपका FeCO3। और स्फेलेराइट आपका होता है जिंक सल्फाइड, जो कि आपका दे रखा है। तो अगर ये आपको याद होंगे आप तभी कर पाएंगे इसको, अदरवाइज आप आसानी से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कैलामाइन काफी फेमस है, जिंक कार्बोनेट होता है। मेलाकाइट आपका कॉपर का कार्बोनेट है, साथ में हाइड्रोक्साइड भी होता है, CuOH का होल ट्वाइस। सिडराइट आपका FeCO3 होता है। ये तीनों कार्बोनेट्स हैं। और स्फेलेराइट आपका जिंक सल्फाइड है। तो आप मैच कर लेंगे इन फॉर्मूला से, आपको बस ये ओर्स याद होने चाहिए। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा जो कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का न्यूमेरिकल है। इसमें आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है जो कि इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड होती है, आपका फोर्थ बोहर ऑर्बिट के लिए। फोर्थ बोहर ऑर्बिट के लिए आपको बताना है, फोर्थ बोहर ऑर्बिट के लिए। तो चलिए देखते हैं। और पाई ए नॉट करके दे रखा है, ए नॉट जहां पर फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की आपको बोल रखी है कि फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की ये आपकी रेडियस होती है, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की रेडियस है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ फोर्थ बोहर ऑर्बिट की निकालनी है। तो आपको चलिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा बराबर होता है H/mb, H/mb। लेकिन यहाँ पर 2 पाई 8 पाई ऐसे करके आंसर दे रखे हैं, तो ये तो आपको नहीं लगेगा ना, मास पता है, वेलोसिटी नहीं दे रखी है, तो इस तरह से तो नहीं होगा। ये आपको पता है लैम्डा बराबर H/mb, यहाँ पर MKS में लगता है सब कुछ, ये और याद रखिएगा MKS में लगता है सारा कुछ डिटेल। लैम्डा बराबर H/mb होता है आपका, ठीक है। लेकिन मास और वेलोसिटी, आपको मास तो पता है इलेक्ट्रॉन का, चलो वेलोसिटी नहीं पता, और आंसर जो है वो पाई के टर्म में दे रखे हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा आपका MVR = NH/2 पाई। ये आपका जो एजम्पशन लिया था बोहर ने, वहां से लगेगा। जब भी आपका इस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे कि पाई दे रखा होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो 2 पाई R बराबर यहां पर आ जाएगा NH/mv। ये 2 पाई इधर ले गए, mv इधर ले आए, तो H/mv किसके बराबर हो गया? लैम्डा के बराबर। तो 2 पाई Rn बराबर n लैम्डा। लैम्डा है आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, r है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, लैम्डा आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, 2 पाई आपको दे रखा है। अच्छा, किस ऑर्बिट के लिए निकालनी है? फोर्थ ऑर्बिट के लिए। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, n की वैल्यू 4 हो जाएगी।
ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 पाई R4 बराबर 4 लैम्डा। R4 मतलब रेडियस ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट। रेडियस फोर्थ बोहर ऑर्बिट के आप निकालने जाएंगे तो n स्क्वायर बाय z इंटू ए नॉट होता है। n स्क्वायर आपकी नंबर ऑफ ऑर्बिट, z आपका एटॉमिक नंबर होता है, z आपका एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए निकालना फोर्थ ऑर्बिट की, तो फोर्थ ऑर्बिट यहाँ पर n स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 z1 इंटू ए नॉट। ए नॉट फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की। और Z1 क्यों रखा, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है, हीलियम दे रखा होता तो यहाँ 2 रखते। R4 की वैल्यू यहाँ पर आ गई 16 ए नॉट बराबर 4 लैम्डा। यहाँ से 4 से 4 ये, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा बराबर आ जाएगा 8 पाई ए नॉट। तो आपका आंसर हो जाएगा 8 पाई ए नॉट। बस ये ध्यान रखिएगा जब भी आपका nth ऑर्बिट की पूछी जाएगी तो ये फॉर्मूला लगेगा। n है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट और rn है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो होती है वो इस तरह से होती है n स्क्वायर अपॉन z इंटू ए नॉट, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस के बराबर होता है। n यहाँ पर आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट है और z आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। आपका 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा जो कि आपका मैच द फॉलोइंग है, पॉलीमर चैप्टर से है। आपको 2 लिस्ट दे रखे हैं, लिस्ट 1 में आपको पॉलीमर्स दे रखे हैं और लिस्ट 2 में उनके मोनोमर्स दे रखे हैं और आपको मैच कराना है। तो चलिए मैच कराते हैं, और जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा वो जल्दी से मैच करा लेंगे, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है वो मेरी हेल्प से करें। नियोप्रिन दे रखा है, टेफ्लॉन दे रखा है, एक्राइलिन दे रखा है, नेचुरल रबर दे रखा है, ये पॉलीमर्स हैं और इधर इनके मोनोमर्स से आपको मैच कराना है। तो चलिए पहले इजी करा लेते हैं। टेफ्लॉन आपने सुना होगा, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन होता है आपका CF2 इस तरह से, CF2 इस तरह से। इसको PTFE भी कहते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन टेफ्लॉन इसका कॉमन नेम होता है। तो इसका जो मोनोमर हो जाएगा वो हो जाएगा CF2 डबल बॉन्ड CF2 डबल बॉन्ड CF2। टेफ्लॉन का दूसरा नाम होता है PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। तो इसका जो मोनोमर होगा वो होगा टेट्राफ्लोरोइथीन। ठीक है भाई, ठीक है। एक्राइलिन, एक्राइलिन यहां पर जब आप नाम देखोगे मोनोमर में तो अब बचे क्या, क्लोरोप्रीन बचा है और आपका आइसोप्रीन बचा है और आपका जो है एक्राइलोनाइट्राइल बचा है। तो एक्राइलिन जो है, एक्राइलिन होता है आपका ऑर्लॉन, जिसको पैन के नाम से भी जानते हैं, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल कुछ इस तरह से होता है, CH2 CN CH2 इस तरह से, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलिन का दूसरा नाम ऑर्लॉन भी होता है और पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। तो इसका जो मोनोमर होता है वो एक्राइलोनाइट्राइल होता है, एक्राइलोनाइट्राइल। और ये आपका कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, CH2 CH CN मोनोमर का। ठीक है, अब नेचुरल रबर बचा और नियोप्रिन। नेचुरल रबर जो होती है वो आइसोप्रीन इसका वो होता है, नेचुरल रबर का आइसोप्रीन, जिसको कि हम बोलते हैं 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाईइन, 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाईइन। और इसकी सिस फॉर्म ये और बता दूं, सिस आइसोप्रीन जो होता है, सिस पॉली आइसोप्रीन जो होता है वो नेचुरल रबर कहलाता है। अगर आपका ट्रांसफॉर्म होता है तो उसको गट्टा पर्चा कहते हैं। सिस फॉर्म ऑफ पॉली आइसोप्रीन इज नोन एज नेचुरल रबर, जो कि 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाईइन होता है। फॉर्मूला देख लीजिए, 1 2 3 4 ब्यूट 1,3 डाईइन है, यहाँ पर 2 पे CH3 लगा दीजिए, इसको CH2, इसको यहाँ पर CH और यहाँ पर CH2। इसकी सिस फॉर्म जब बनती है तो आपकी नेचुरल रबर बनती है, आइसोप्रीन। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाईइन। ठीक है, नियोप्रीन जो होता है उसका मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन, ये वन ऑफ द सिंथेटिक रबर होती है क्लोरोप्रीन। अंतर केवल इसमें ये आता है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ क्लोरो हो जाता है, 2 क्लोरो ब्यूट 1,3 डाईइन। इसके अलावा जो आपकी सिंथेटिक रबर होती है वो ब्यूना N होती हैं और ब्यूना S होती हैं। तो आई होप आपने मैच करा लिया होगा। टेफ्लॉन का दूसरा नाम जरूर याद रखिएगा PTFE। एक्राइलिन के 2 नाम होते हैं, पैन पॉली एक्राइलोनाइट्राइल और ऑर्लॉन।
तो एक्राइलोनाइट्राइल आ जाता है, जिसका ये है स्ट्रक्चर। और नेचुरल लेवल आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर होती है सिस फॉर्म ऑफ आइसोप्रीन। ट्रांस फॉर्म को हम बोलते हैं गट्टा पर्चा। ट्रांस को क्या बोलते हैं? गट्टा पर्चा। ठीक है, देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड से रिलेटेड है। आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड में इन चारों में से क्या गलत है इंटरस्टिशियल कंपाउंड के लिए। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते क्या, पहले ये जान लीजिए। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आपने पढ़ रखे होंगे कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड ये होते हैं कि जैसे आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, उनका लैटिस है, डी ब्लॉक एलिमेंट का लैटिस है इस तरह से, इस तरह से एक लैटिस फॉर्म है। कई सारे एटम्स आपस में इस तरह से कनेक्टेड हैं। इनके बीच में कुछ गैप छूट रहा है, इनके बीच में देखिए कुछ गैप छूट रहा है, इनके बीच में ये गैप्स छूट रहे हैं। ये जो गैप छूट रहे हैं इनको फिल किया जाता है छोटे छोटे नॉन मेटल्स से, जैसे आपका बोरॉन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया। इनकी मदद से इन पोजीशंस को, जो ये गैप छूट रहा है इनकी लैटिस में, जिसको कि इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट बोला जाता है, इनको फिलअप किया जाता है। इनमें स्मॉल नॉन मेटल्स को ऐड अप करते हैं। स्मॉल नॉन मेटल्स को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। तो जो कंपाउंड बनता है उसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड सबसे पहले जान लीजिए, डी ब्लॉक एलिमेंट के जो आपकी इंटरस्टिशियल पोजीशंस हैं, जो ये गैप है, इनमें स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ नॉन मेटल जब ट्रैप किए जाते हैं, जैसे बोरॉन, बेरिलियम, हाइड्रोजन, कार्बन, इनको यहाँ ट्रैप किया जाता है तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? इनकी प्रॉपर्टीज होती है केमिकली इनर्ट होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये गैप जब फिल हो गए तो यहाँ पर इंटरेक्शन बढ़ गए तो हार्ड हो जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। कंडक्टिविटी इनकी हाई रहती है, कंडक्टर ये स्टिल रहते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा हार्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट भी इनका क्या रहेगा? हाई रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या रहेगा इनका? हाई रहेगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो केमिकली इनर्ट होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई रहता है, और साथ ही साथ ये नॉन स्टीचियोमेट्रिक कंपोजिशन रखते हैं, नॉन स्टीचियोमेट्रिक कंपोजिशन रखते हैं। नॉन स्टीचियोमेट्रिक कंपोजिशन का मतलब जैसे Fe.98 इस तरह से बनेगा, Fe.98 कार्बन, ये इंटीजर नहीं रहेगा, यहाँ नॉन स्टीचियोमेट्री रहेगी। इसमें क्या रहती है? नॉन स्टीचियोमेट्री भी रहती है, और एक केमिकली इनर्ट होते हैं। तो आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, पढ़ लीजिए कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहले ही आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ केमिकली रिएक्टिव, पहले ही आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा केमिकली रिएक्टिव। तो केमिकली रिएक्टिव नहीं होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं। तो केमिकली रिएक्टिव वाला जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। केमिकली रिएक्टिव नहीं होते हैं, ये इनर्ट होते हैं, हार्ड होते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, और नॉन स्टीचियोमेट्रिक होते हैं। नेचर में कैसे होते हैं? नॉन स्टीचियोमेट्रिक। और बनते कैसे? डी ब्लॉक एलिमेंट के लैटिस में जो ये गैप, इंटरस्टिशियल गैप रह जाते हैं, इनमें स्मॉल नॉन मेटल्स को ट्रैप कराकर इनको बनाया जाता है। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दे रखी है इस तरह से, आपको ए और बी बताना है। देख लीजिए, मैंने यहाँ पर पहले से लिख दी है जिससे कि आपको आसानी रहे। ये आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इसकी रिएक्शन H2PD से करा रहा है तो ए बन रहा है, और ए का 1 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड से करा रहा है तो बी बन रहा है। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन है, ये C2H5OH और दे रखा है यहाँ पर, ये रिडक्शन रिएक्शन है। देख लीजिए, रिडक्शन रिएक्शन हम करा रहे हैं, यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर ए जो बनेगा वो रिड्यूस होके बनेगा, और OH का रिडक्शन तो होगा नहीं यहाँ पर NO2 का रिडक्शन होता है H2PD से, SnHCl से, ZnHCl से। इन सबसे रिडक्शन किस में होता है? अमीन NH2 में बनता है, मतलब एनिलीन बन जाएगी यहाँ OH, और यहाँ क्या लग जाएगा? आपका NH2 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? NH2।
अब 1 मोल आपका एसिटिक एनहाइड्राइड दे रखा है, मतलब CH3CO का होल ट्वाइस O है। अब यहां देख लीजिए, ये एसाइलेटेड करेगा दोनों को ही, एसाइलेटेड करता है, एसाइलेटेड करता है दोनों को ही, OH को भी और NH2 को भी। लेकिन यहाँ 1 मोल दे रखा, दोनों मोल दे रखे होते तो यहां भी रिएक्शन हो जाती, यहां भी रिएक्शन हो जाती, लेकिन 1 मोल दे रखा है। तो ये याद रखिएगा, NH2 की टेंडेंसी ज्यादा होती है एसाइलेटेड होने की एज कंपेयर टू OH। NH2 की टेंडेंसी ज्यादा होती है, NH2 की टेंडेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू OH एसाइलेटेड होने की। एसाइलेटेड होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है? NH2 की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू OH। तो यहां जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहां से देखिए NH, एक H निकल जाता है, उसकी जगह COCH3 आ जाता है। अच्छा, इसकी जगह CH3COCl भी ले सकते हैं इस तरह से, यहां से HCl निकाल सकते हैं आप। क्या निकाल सकते हैं? HCl। तो क्या बन जाएगा आपका? बेंजीन OH NH COCH3 1 इक्विवेलेंट है, इसलिए केवल NH2 पे हुई। NH की ज्यादा टेंडेंसी होती है एसाइलेटेड होने की इन प्रेजेंस ऑफ CH3CO का होल ट्वाइस O और CH3COCl। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। अगर 2 मोल होता है तो दोनों जगह हो जाती। स्क्रीन पर आ रहा होगा जो कि आपका रिलेटेड है P ब्लॉक एलिमेंट से। यहां पर आपको 4 कंपाउंड दे रखे हैं, बोरॉन के हैलाइड हैं चारों, BF3, BCl3, BBr3 और Bi3। और आपसे पूछा गया कि इसमें बैक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग किस में होगी, सबसे स्ट्रांग बैक बॉन्डिंग किस में होगी। तो बैक बॉन्डिंग होती क्या है पहले ये जान लीजिए, फिर हम देखेंगे कि बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग किस में होगी। ये 4 हैलाइड्स हैं, चारों ही आपके बोरॉन के, पहले तो ये जान लीजिए चारों हैलाइड्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। कैसे? BF3 जब आप ड्रॉ करेंगे तो बोरॉन का लास्ट 5 होता है 2,3, तीनों इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि इसके आसपास देखेंगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन बोरॉन कह रहा हूं, 2 4 और 2 6। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है और इसके पास बैकेंट p ऑर्बिटल है। इसके पास क्या है? बैकेंट p ऑर्बिटल है। लेकिन तो क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को खत्म करने के लिए F, जो इसके साथ हैलाइड्स लगे हैं, जैसे F लगा है, इनके तो लोन पेयर होंगे, 7 होते हैं क्योंकि F के पास, तो एक ही इन्वॉल्व हुआ होगा, बाकी 3 लोन पेयर होंगे। ये F या जो हैलाइड्स है, ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट करने लगते हैं जिससे इसकी डिफिशियंसी खत्म हो जाए। ये अपने इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर जो है, ये इसको डोनेट करने लगते हैं इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल में, जो इसका एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है उसमें डोनेट करने लगते हैं, जिससे इसकी जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो पूरी होने लगती है। इसी को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा जो होती है वो आपकी BF3 में होती है, फिर BCl3 में होती है, फिर BBr3 में होती है और फिर Bi3 में होती है। ये बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर है, बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर है। ठीक है, क्यों BF3 में क्यों सबसे ज्यादा? क्योंकि F और B का साइज सिमिलर होता है, B और F का साइज सिमिलर है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सबसे छोटी होगी, छोटी बॉन्ड लेंथ होगी। तो F जो है आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा B को, बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर पाएगा। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बैक बॉन्डिंग होती है वो BF3 में होती है। लुईस एसिड का अगर ऑर्डर पूछा जाएगा तो लुईस एसिड जस्ट अपोजिट हो जाएगा, Bi3 सबसे ज्यादा, फिर BBr3, फिर आपका BCl3 और लास्ट में आपका BF3। चेक कर लीजिए, आई होप क्लियर होगा आपको। अगला क्वेश्चन आपका 18वां क्वेश्चन, जो कि थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है, एक न्यूमेरिकल है थर्मोडायनामिक्स का। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें एक टर्म दे रखा है, उसका बहुत ही यूज है इसमें। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ देता हूं आपके लिए। इसमें बोला गया कि 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस है 5 मोल जिसका मोल है, 1 बार प्रेशर है, इसका
वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाता है, वॉल्यूम जो है वो इसका डबल हो जाता है वैक्यूम में। किसमें? वैक्यूम में। मैंने बोला था यहां पर एक टर्म बहुत ध्यान से पढ़िएगा, वैक्यूम। और आपको वर्क डन पूछा है। क्या पूछा है आपको? वर्क डन पूछा है, वर्क डन बताना है। तो ये 5 मोल है, 1 बार है, डबल होता है वॉल्यूम, ये सब आपका नलीफाई हो जाता है जब वैक्यूम टर्म यूज हो जाए। वैक्यूम में वर्क डन हमेशा 0 होगा, ये याद रखिएगा। जब भी वैक्यूम टर्म यूज होगा तो उसमें आपका W 0 होता है, Q 0 होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होती है, तीनों ही चीजें 0 होती हैं। और वर्क डन कहाँ 0 होता है? वर्क डन आपका फ्री एक्सपेंशन में 0 होता है। फ्री एक्सपेंशन जब भी होगा तो आपका 0 होगा, फ्री एक्सपेंशन 0 वर्क डन करता है। वर्क डन आपका 0 होता है क्योंकि वहाँ एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है। जब कोई गैस फ्रीली एक्सपेंड करती है तब भी वर्क डन 0 होता है। और आपका आइसोकोरिक में जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होता है वहाँ भी आपका वर्क डन जो होता है वो 0 होता है। वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो भी वर्क डन 0। तो वैक्यूम में तीनों चीजें 0, फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन 0 क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर 0, और आपका आइसोकोरिक में भी वॉल्यूम कांस्टेंट की वजह से वर्क डन 0 होता है। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। 19वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जिसमें एक ऑर्गेनिक रिएक्शन की स्ट्रिंग दे रखी है, आपकी स्क्रीन पे भी आ रही होगी और मैंने यहाँ पर बोर्ड पे भी लिख दी है जिससे कि आसानी रहे आपको पढ़ने में। यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है पूरी, इसमें आपको सी बताना कि सी क्या होगा। इन चारों में से आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो चलिए देखते हैं। पहले तो ए निकालेंगे, फिर बी निकालेंगे, फिर सी निकालेंगे। सी मेजर कंपाउंड है तो ए की रिएक्शन है आपकी। ए कैसे बनता है? CH2 डबल बॉन्ड CH CHO की रिएक्शन पहले हम कराते हैं NaBH4 से। तो NaBH4 आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 आपका क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अच्छा, ये किसको रिड्यूस नहीं करता है? NaBH4 याद रखिएगा, C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C ईस्टर और एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा, इन चारों को रिड्यूस नहीं करेगा। बाकी एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है। एल्डिहाइड को किस में रिड्यूस करेगा? आपका एल्कोहल में। तो इसको रिड्यूस कराएंगे तो यहां बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। अब NaBH4 के बाद फर्स्ट NaBH4 है, सेकेंड आपका SOCl2 है। SOCl2 से रिएक्शन होती है, चाहे आपका PCl5 हो, चाहे PCl3 हो, चाहे SOCl2 हो। जो आपका एलिफेटिक OH है वो रिप्लेस हो जाएगा Cl से, एलिफेटिक OH। तो यहां बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl बनेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl बनेगा। OH किससे रिप्लेस हो जाएगा? Cl से। इन तीनों केस में एलिफेटिक OH, ये याद रखिएगा। फिर ये A बन गया। अब A की रिएक्शन है बेंजीन से, तो बेंजीन अलग बना लेते हैं। यहां CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl है AlCl3 की प्रेजेंस में। अब ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ये Cl AlCl3 के साथ चला जाएगा, इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। एलाइलिक कार्बोकैटायन है, स्टेबल बनेगा। ये देखिए इस तरह से कंजुगेट होता रहेगा, ये स्टेबल बनेगा। और ये किससे जुड़ेगा? आपका बेंजीन से जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ एलाइलिक, ये AlCl3 की प्रेजेंस में Cl इसके साथ चला जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हो जाएगी। बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? आपका CH डबल बॉन्ड सॉरी CH2 आपका जुड़ेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये B बनेगा। ये B बनेगा। B की रिएक्शन है DBr से। B की रिएक्शन DBr से है, तो इसमें पहले D अटैक करेगा। DBr से देख लीजिए, DBr से D दे रखा है ड्यूटीरियम, D प्लस पहले अटैक करेगा। D प्लस अटैक करेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा जिससे कार्बोकैटायन जनरेट हो, क्योंकि कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है। ध्यान से देखिएगा, D प्लस पहले डबल बॉन्ड पे रिएक्ट करेगा, इस CH2 से D जुड़ जाएगा। देखिए क्या बनेगा? बेंजीन CH2 CH प्लस CH2D। ये D इससे जुड़ गया क्योंकि इससे 2 डिग्री आपका कार्बोकैटायन बन रहा है। अब कार्बोकैटायन है तो यहाँ शिफ्टिंग हो सकती है। शिफ्टिंग क्यों हो सकती है? क्योंकि यहाँ बेंजीन लगा हुआ है। बेंजीन जहां भी लगे होते हैं वहां शिफ्टिंग करा के देखते हैं क्या स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है। यहां से ये हाइड्राइड यहां शिफ्ट करा दें,
हाइड्राइड शिफ्ट करा दें, H शिफ्ट करा दें, तो यहां पर आपका देखिए क्या बन जाएगा, बेंजीन CH प्लस CH2 और ये कार्बोकैटायन आपका स्टेबल बनेगा क्योंकि ये प्लस चार्ज कंजुगेट कर रहा होगा। अब इस प्लस चार्ज पे क्या लगा देंगे, Br लगा देंगे, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CH Br CH2 देख लीजिए, पहले रिड्यूस कराया, फिर SO2 Cl2 से Cl प्रोड्यूस कराया, फिर आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, फिर DBr। यहां ध्यान ये देना है कि जब कार्बोकैटायन बन रहा है 2 डिग्री तो उसको स्टेबलाइज करा रहे हैं हाइड्राइड शिफ्ट करा के, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट चाहिए था। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। इसका सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि आपका पी ब्लॉक से रिलेटेड है। यहां पर सल्फर के ऑक्सी एसिड दे रखे हैं 3, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8 और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7, जिसको कि ओलियम बोला जाता है। यहाँ S डबल बॉन्ड O पूछे गए कि S डबल बॉन्ड O कितने आएंगे आपके, नंबर ऑफ। तो इनका स्ट्रक्चर बनाने का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हो, उसमें ट्रिक वगैरह बताई हुई है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि फॉस्फोरस के और सल्फर के ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। H2SO3 का बनाने जाएंगे तो देखिए ये एकमात्र आपका ऑक्सी एसिड होता है जिसमें S डबल बॉन्ड O एक आता है, एक लोन पेयर आता है। H2S2O8 का बनाएंगे तो यहाँ S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, यहाँ OH, कितने O बचे, 2, तो यहाँ परऑक्साइड लिंकेज भी आती है, परऑक्साइड लिंकेज, इसीलिए परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम का बनाएंगे इस तरह से बनेगा आपका स्ट्रक्चर, इस तरह से बनेगा। तो यहां देख लीजिए S डबल बॉन्ड O है आपके 1, यहां 4 और यहां 4। इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया, जरूर देख लीजिएगा, आपको काफी काम आएगा। चलिए अब आपका 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा जो कि इंटीजर टाइप है। उसमें एक ग्राफ दे रखा है ln k वर्सेस 1/t का, जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा और मैंने यहाँ पे भी बना दिया बोर्ड पे। और आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई कैलोरी में, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो ln k और 1/t की जो आपकी इक्वेशन होती है वो ln k बराबर ln a माइनस EA/RT होती है। इसको अगर थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें तो ln k बराबर माइनस EA/R इंटू 1/t प्लस ln a। ये y एक्सिस पर, ये x एक्सिस पर, ये m हो गया, ये c हो गया। ln k वर्सेस 1/t है, इसकी स्लोप EA/R के बराबर आती। अगर हमने ln की जगह log ले लिया होता, log k के केस में यहां स्लोप हो जाती है आपकी EA/2.303R। स्लोप जो होती है आपकी EA/2.303R होती। यहां EA/R क्यों है, क्योंकि ln k लिया गया है, ये याद रखिएगा। अच्छा, स्लोप EA/R जो है वो स्लोप के बराबर है। स्लोप क्या होगी आपकी tan थीटा के बराबर। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपको 20 दे रखा है, बेस आपको 5 दे रखा है, तो EA/R बराबर हो जाएगा आपका 20/5, मतलब 4। EA बराबर 4R, R 2 होता है, तो यहाँ 8 आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। अगर यही लॉग के टर्म में होता तो लॉग के टर्म में यहाँ 2.303R आता, तो आपका 2.303 से मल्टीप्लाई होती, तो तकरीबन 17 या 18 के करीब आंसर आता। ये ध्यान रखिएगा, आई होप क्लियर होगा। चलिए आपको 22वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा जो कि केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। आपको ये कंपाउंड दे रखे हैं, इनमें आपको पैरामैग्नेटिक बताने की पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कौन कौन सी, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कितनी है। केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है, एमओटी से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखिए, अगर ऑड आते हैं या फिर 10 और 16 आते हैं, ऑड या 10 और 16 तो पैरा होगा, और अगर इवन आते हैं एक्सेप्ट
10 और 16 तो आपका डाया होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, अगर ऑड आता है या 10 और 16 आता है तो पैरा होगा, और इवन आता है एक्सेप्ट 10 और 16 तो क्या होगा, डाया। जैसे B2 है, B2 में चेक करें तो 2 × 5 10 हो गया, 10 और 16 वाला क्या होता है आपका, पैरा होता है, तो ये डेफिनेटली यहां पर पैरा होगा। Li2 3 दूनी 6 इवन है तो ये आपका डाया होगा। C2 2 × 6 12, 10 और 16 नहीं है 12 है, इवन है, डाया होगा। ऐसे इसमें चेक करेंगे, इसमें 2 × 6 +1 -1 की वजह से +1, 13 इलेक्ट्रॉन ऑड आ रहे हैं, तो ऑड है तो डेफिनेटली पैरा। O2 2 - 2 × 8 +2 18 आ रहा है, इवन है। अगर केवल O2 होता तो 16 होता, 16 वाला क्या होता, पैरा होता, 18 इवन है तो डाया है। यहां निकालेंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां आप निकालेंगे तो आपका 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, निकालिएगा, ये दोनों ऑड हैं तो पैरा आ जाएगा। तो टोटल पैरामैग्नेटिक कितने हैं आपके, 1 2 3 4, तो 4 आंसर हो जाएगा आपका 22वें का। ये याद रखिएगा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ऑड आए या 10 या 16 आए तो पैरा, और इवन आते हैं एक्सेप्ट 10 और 16 तो क्या होगा आपका, डाया होगा। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा जो कि इंटीजर टाइप है और आपका ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। एक रिएक्शन आपको दे रखी है, इथाइन को आपको रेड हॉट कॉपर ट्यूब में लेना है और फिर उसकी रिएक्शन COHCl से करानी है। ए बनेगा, ए में आपको sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बताने कि कितने होंगे। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर पहले तो प्रोडक्ट बनाते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH को जब भी आप रेड हॉट कॉपर या आयरन में लेंगे, कॉपर या आयरन में, रेड हॉट मतलब हाई टेम्परेचर पर, 873 केल्विन दे रखा है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर भी दे सकता है, तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन होता है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ये रिएक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन है। यहाँ पर बेंजीन बनती है, क्या बनती है आपकी, बेंजीन बनती है। फिर ये जो प्रोडक्ट बना है इसकी रिएक्शन COHCl से करानी है। COHCl जो कि आपकी गाटरमान कोच रिएक्शन है, आपने सुनी होगी, पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, गाटरमान कोच रिएक्शन, जिससे आपका बेंजल डिहाइड बनता है, बेंजल डिहाइड बनता है जो कि कुछ इस तरह से होता है। इसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बताने कितने होंगे। तो डबल बॉन्ड अगर किसी कार्बन के अराउंड होते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड है अगर कार्बन के अराउंड तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, और अगर 2 कॉन्जुगेटिव डबल बॉन्ड है तो भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब यहां देख लीजिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है, इसका sp2, इसका sp2, इसका sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, और इस कार्बन का भी sp2 होगा क्योंकि C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड अगर लग रहे हैं तो sp2 आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7 कार्बन हो जाएंगे जिनका जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होगा। देख लीजिए, क्लियर होगा। चलिए, अब आपका 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप भी देख लीजिए। एक रिएक्शन दे रखी है A+B डबल गिव्स आउट C+D, A+B डबल गिव्स आउट C+D, जिसकी एंथैल्पी दे रखी है 80 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी आपको ΔH दे रखी है 80 किलो जूल पर मोल, और आपको एंट्रोपी चेंज दे रखी है ΔS 2T जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। आपको टेम्परेचर पूछा है, मिनिमम टेम्परेचर जिस पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, मिनिमम टेम्परेचर जिस पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। तो मिनिमम टेम्परेचर निकालने के लिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ΔG की वैल्यू हम 0 लेते हैं। ΔG की वैल्यू कितनी लेते हैं, 0 मिनिमम टेम्परेचर के लिए। तो ΔG बराबर यहाँ से आ जाता है ΔH माइनस T ΔS, 0 पुट करेंगे, ΔH माइनस T ΔS, डेल्टा टेम्परेचर आपको, अच्छा ΔH की वैल्यू रखेंगे 80 किलो जूल में है, इसको जूल में चेंज करेंगे क्योंकि S आपका जूल में है। यहाँ हमेशा ये जूल में होगा, ये किलो जूल में होगा, इसको आप हमेशा जूल में चेंज करेंगे।
ये याद रखिएगा, दोनों की यूनिट सेम नहीं होगी जब भी क्वेश्चन आएगा। 80,000 माइनस 2t इंटू टी बराबर 0। तो यहां से जब आप निकालेंगे तो 2t स्क्वायर बराबर 80,000, ये 2 से कैंसिल 40,000, टी स्क्वायर बराबर 40,000 आ जाएगा, टी बराबर आपका आ जाएगा 200 केल्विन। 4 इंटू 10 की पावर 4 है, अंडर रूट करेंगे तो 200 केल्विन। ये याद रखेंगे कि स्पॉन्टेनियस के मिनिमम टेम्परेचर के डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, 0, और यहाँ पर इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यूनिट सेम नहीं दी जाएगी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया कि हैलिक एसिड, हैलिक फिफ्थ एसिड कितने हैलोजन बनाते हैं, कितने नंबर ऑफ हैलोजन बनाते हैं। हैलिक फिफ्थ एसिड मतलब आपका एक तरह से ऑक्सी एसिड होता है, ऑक्सी एसिड होता है हैलोजन का, ऑक्सी एसिड होता है हैलोजन का, और फ्लोरीन को छोड़कर ClBrI +1 +3 +5 +7 शो करने की वजह से, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से आपका ऑक्सी एसिड बनाते हैं। तो कितने नंबर ऑफ हैलोजन हो जाएंगे, 3। कौन नहीं बनाता है, फ्लोरीन नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये कभी भी पॉजिटिव आपकी जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा।